नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जो कि अभी कल से ही प्रारंभ की गई है। इस क्लास की अगर हम बात करें तो इसमें हम आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर्स प्लस आपको हिंदी और प्लस जीएस के हम आपको टेस्ट एक प्रकार से होता है और साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताकर चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, कल एक पार्ट आया था, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। साथ ही साथ रात के 10 बजे हम एक और क्लास लेकर आते हैं, उसमें हम उत्तराखंड के जो हमारा नॉर्मल उत्तराखंड होता है उसके क्वेश्चन कराते हैं लगभग 35-40। तो उस क्लास को भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सअप नंबर पे ग्रुप है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उन सभी का लिंक मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आप जाकर हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी साथी नया है और पहली बार वीडियो को देख रहा है तो पूरा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जैसे आप रोजाना कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड वन नेशन वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है। तो देखिएगा, देश में एक योजना स्टार्ट की गई है कि एक राशन कार्ड से आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर राशन ले सकते हैं। तो ये अभी लागू हो रहे हैं जगह जगह। और उत्तराखंड जो बना है, ये बना है उत्तराखंड 17वां राज्य। यानी कि अगर उत्तराखंड में कोई बाहर का व्यक्ति आता है किसी अन्य राज्य का, तो वो यहाँ पे राशन प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड 17वां राज्य बढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार पॉइंट बना के रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और हाल अभी पिछले जो एग्जाम हुए थे वहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बने थे, इसीलिए हमने ये सीरीज में करंट अफेयर्स को जोड़ा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ बनेगा। हीलिंग सेंटर बोल दें हम, या इसे वन चिकित्सा केंद्र भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा देश का प्रथम इसलिए इंपोर्टेंट है, अल्मोड़ा के रानीखेत में इसे बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये जो हमारा बनेगा ये कुल 13 एकड़ भूमि में बनेगा। और इसे जो बनाने में सहयोग देगा वो देगा आपका जापानी तकनीकी से। जापानी तकनीक से इसे बनाया जाएगा। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क कहाँ बनेगा। तो भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क हल्द्वानी शहर में बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क हल्द्वानी में। उसके बाद अगर हम बात करें कितने एकड़ भूमि में होगा, तो ये 1 एकड़ भूमि में होगा आपके। बाकी हल्द्वानी के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, हल्द्वानी नाहन पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। राजा रूपचंद के समय यहाँ बस्तियाँ बसी। उसके बाद में कमिश्नर ट्रेल महोदय जी जब आए तो उन्होंने आधुनिक हल्द्वानी की नींव रख दी। उसके बाद में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी हमारा हल्द्वानी में है। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज भी हल्द्वानी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी आपको हल्द्वानी में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें हल्द्वानी की, तो कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध आपका हल्द्वानी ही। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डाकू सुल्ताना को भी आपको हल्द्वानी में ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें हल्द्वानी की, तो राज्य का प्रथम दुग्ध संघ 1949 में भारत का प्रथम दुग्ध संघ 1949 में हल्द्वानी में ही बना था। उसके बाद अगर हम बात करें हल्द्वानी के बारे में, तो देखिएगा कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम जो है वो भी हमारा हल्द्वानी ही है। बाकी इसका प्रदेश में तीसरा क्रम आता है आपका नगर निगम के क्षेत्र में, नगर निगम अगर आए तो। और ये नगर निगम कब बना था, 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और अभी हाल ही के वैयक्तिक सहायक के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भी मालूम किया गया था। क्वेश्चन है, आसन रिजर्व को देश का किस क्रम का रामसर साइट घोषित किया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। तो आपका जो आसन रिजर्व है इसे देश का 38वां रामसर साइट घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, हमारे देहरादून के ढकरानी या ढकलानी वाले क्षेत्र में स्थित है। और 4.4 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। और आसन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा आसन रिजर्व यमुना और आसन नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद में हम देखिएगा, अगर हम बात करें थोड़ा सा इसे समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है भारत के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे तो एक आपने सुना होगा आर्द्र भूमि।
आर्द्र भूमि होती है या नभभूमि, तो आर्द्र भूमि और नभभूमि ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जो दलदलीय भाग होते हैं, और ये दलदलीय भाग आपको पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन्हीं की सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को इन्हीं की सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन हुआ था आपके रामसर में। रामसर स्थान पड़ता है आपका ईरान में, रामसर ईरान में पड़ता है। और इस सम्मेलन के बाद में निर्णय लिया गया कि जो भी आपकी आंध्र भूमि क्षेत्र हैं या दलदलीय भूमि क्षेत्र हैं, उन्हें रामसर साइट में हम रखेंगे या रामसर साइट में उसे रख दिया जाएगा, और जो रामसर साइट में जो जो स्थान रखे जाएंगे उनकी देखभाल अच्छी तरीके से होगी, जिससे उन्हें आगे तक के लिए संरक्षित किया जाए। तो उसके बाद में जितने भी आपके स्थान होते हैं तो उन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, और उसके बाद में उसका संरक्षण प्रारंभ हो जाता है। तो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो ये रामसर है ये ईरान में था, इस कारण जब ये रामसर में सम्मेलन हुआ तो हर एक साइट को जिसे ये दर्जा मिलेगा रामसर नाम दिया गया। 2 फरवरी से आपको याद रख लेना है, 2 फरवरी से आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो थोड़े फैक्ट आप सुन लीजिएगा। अगर हम रामसर के बारे में बात करें ना, तो भारत में जो कुल रामसर साइट है अभी तक, तो वो 41 रामसर साइट हो चुकी है। 41वीं आपकी तसोकर झील 42 है अभी तक, 42वीं आपकी तसोकर झील बनी थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक और फैक्ट आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये है आपका मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है? देखिएगा, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड्स हैं, रामसर साइट तो बहुत सारी हैं, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में उन रामसर साइटों को रखा जाता है जो बिल्कुल एक प्रकार से विलुप्त होने की कगार पे हैं। जैसे हमारी लोकटक झील और कियोलाड़ो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, इन्हें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेना है। वैसे और भी काफ़ी सारे फैक्ट है, लेकिन फिलहाल थोड़ा अगले क्वेश्चन पर भी बढ़ना है, इतने आपको यहाँ से याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बादल राग किसकी कविता है? ये व्यक्तिक साहित्य के पेपर में क्वेश्चन बना होगा, आपने दिया होगा। तो देखिए, बादल राग की हम बात करें तो कविता आपको हाई स्कूल की बुक में देखने को मिल जाएगी, और ये हमारी बुक है आपकी सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, तो इनके सुन लीजिएगा सारे क्वेश्चन। छायावाद के एक स्तंभ माने गए हैं, और इन्होंने अपनी जो कृति हैं उन्हें छायावाद से एक प्रकार से छायावादी कवि हैं। और उसके बाद हम बात करें तो इनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो इनका जन्म जो हुआ था वह 1899 में आपका बंगाल क्षेत्र में हुआ था। मृत्यु इनकी 1961 में इलाहाबाद में हुई थी। कुछ इनकी महत्वपूर्ण मैं आपको काव्य रचनाएं बता रहा हूँ, आप सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुन के आपको कई बार याद हो जाएगा जब मैं रोजाना रिवीजन कराऊंगा। जैसे गीतिका, अनामिका, परिमल, उसके बाद में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति जो कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, इनकी पुत्री थी सरोज। जब उनका निधन हुआ था तो उन्हीं की याद में इन्होंने इस रचना को लिखा था। बाकी कुकुरमुत्ता बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 101% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कुकुरमुत्ता और नए पत्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी है। उसके बाद में बेला भी इंपॉर्टेंट है। अड़ीमा, अपरा, आराधना, अर्चना, तुलसीदास, सांध्य, काकली, छत्रपति शिवाजी का पत्र, उसके बाद में गीत गूंज, ये सारे ही इनके इंपॉर्टेंट है। बाकी जूही की कली भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। कुछ इनके गद्य रचनाएं हैं, लेकिन याद रखिएगा, देखिए गद्य रचनाएं नाम मात्र ही पूछी जाएंगे, क्योंकि अगर आप सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में काव्य वाले कवियों में ये हैं, तो गद्य वाली तो शायद ही इनकी आए, तो मुश्किल है हमें, लेकिन लगता नहीं, फिर भी आप सुन लीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, प्रभावती बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, काले कारनामे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कुछ और कविताएं हैं, इन कविताओं को तो आप याद कर ही लीजिएगा। एक देखिएगा बादल राग, उसके बाद में एक है इनकी उत्साह, बादल राग, उत्साह, और एक है अट नहीं रही है। तो ये हाई स्कूल और 12th में है 3 कविताएं, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा, बादल राग, उत्साह और अट नहीं रही है। बाकी देखिएगा नए पत्ते भी बड़े इंपॉर्टेंट है, कुकुरमुत्ता भी, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में बन चुकी हैं। बाकी 2 इनकी पत्रिकाएं भी थी, इन्होंने निकाली थी, समन्वय और मतवाला पत्रिका इन्होंने निकाली थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहयोग से। तो इतने फैक्ट आपको सूर्यकांत त्रिपाठी जी से याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कुटुज के लेखक कौन हैं? तो जो कुटुज के लेखक है वे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कुछ जानते हैं। देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था आपके बलिया यूपी में, और 1907 में ही हमारा महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, मृत्यु इनकी 1979 में दिल्ली में हुई थी।
इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, दो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक इनकी सीरीज के फूल याद रखनी है, उसके बाद में एक अशोक के फूल, दो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में कुछ और है, जैसे कुटुज हमने यहाँ पर कराई है। बाकी कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, इस प्रकार से कुछ निबंध भी हैं, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, और आपके ये इनके उपन्यास है, बड़े इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखने हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा। बाकी और भी इन्होंने लिखी है, कबीर भी इनकी एक रचना है, आलोचनात्मक एक प्रकार की इनकी रचना है, कबीर, सूर साहित्य, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना भी इन्हीं की देखने को मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताता रहूँगा जब आपको धीरे धीरे थोड़ा पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेडियो निरक्षरों के लिए भी वरदान है, किसने कहा? तो देखिएगा, जो निरक्षर मतलब जो पढ़े लिखे ना हो, तो जैसे अगर मान लीजिए अखबार है तो अखबार को पढ़ ही नहीं सकता कोई निरक्षर है, लेकिन रेडियो में कोई भी खबर आएगी तो उसे निरक्षर हो या साक्षर हो सभी सुन तो सकते हैं ना। तो ये कथन कहा था आपके परिमल पारेख जी ने कि रेडियो निरक्षरों के लिए भी एक वरदान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेलीविजन सिद्धांत किसने दिया था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कई बार हम ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो देखिएगा, टेलीविज़न या हम बोल देंगे दूरदर्शन भी तो टेलीविज़न को ही बोलते हैं ना। तो देखिएगा, टेलीविज़न सिद्धांत जो दिया था वह 1908 में कैंपबेल जी के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। बाकी अगर आ जाए ना, टेलीविज़न का पूर्णतः विकास किसने किया था, किसने इसको बनाया था सही तरीके से? तो 1926 ईस्वी में स्कॉटलैंड के जॉन लॉगी बेड ने इसे बनाया था। तो इस प्रश्न का आंसर ए है आपका, टेलीविज़न सिद्धांत अगर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो बहुत बच्चा अटक जाता है ऐसे क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, तरुणी किसका पर्यायवाची है? तो देखिएगा, तरुणी जो पर्यायवाची है वो हमारा युवती का होगा, युवती है, तो बी ऑप्शन सही है। बाकी अगर तरणी आएगा तो हमारा यमुना का आएगा, कालिंदी, तरणी, तरणी तनुजा, सूर्य सुता, रवि तनिया, अर्गजा, ये सारे आपको यमुना के मिलेंगे। वहीं तरुणी आ जाएगा तो आपके जैसे युवती हुई, किशोरी हुई, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो जनक कहा गया बच्चों, वो हमारे राजा राम मोहन राय जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। 10 का आंसर हमारा सी है, राजा राम मोहन राय जी। बाकी राजा राम मोहन राय जी के अगर हम बारे में बात करें तो देखिएगा, 1773 में इनका, देखिए कहीं कहीं 73 है, कहीं कहीं 74 है, तो 1773-74 में राजा राम मोहन राय जी का जन्म पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1833 में आपके स्थान में ब्रिस्टल, लंदन में, वहाँ पर हुई थी। अकबर द्वितीय का नाम सुना होगा। अकबर द्वितीय ने इन्हें इंग्लैंड भेजा था सिफारिश करने के लिए ब्रिटेन के राजाओं से कि इनकी पेंशन वेंशन बढ़ाई जाए, अकबर द्वितीय की। और उसी क्रम में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने दी थी। ये आपके ब्रिटेन में जाते हैं, वहाँ इन्हें एक प्रकार से कहते हैं दिमागी बुखार हो जाता है और वहीं पर राजा राम मोहन राय जी का निधन हो जाता है। बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय जी ने की थी। और उसके बाद में भारत में सती प्रथा का अंत भी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही एक प्रकार से सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने खत्म किया था। तो इस प्रश्न से इतने फैक्ट आपको याद करने। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। मंगल पांडे सिपाही थे, तो किस टुकड़ी के सिपाही थे? तो ये आपके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे जी। तो 11 का आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक किसकी है? तो द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक है हमारी अशोक मेहता जी की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा ए होगा। अशोक मेहता समिति याद रखना है आपको, 1977 में आई थी, जिसका संबंध पंचायती राज से था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। और अशोक के फूल किसकी कृति है? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और शीरीष के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भिखारी मुक्त अभियान किस राज्य में चलाया गया? तो देखिएगा, भिखारी मुक्त अभियान हाल ही में चलाया गया था। तो ये चलाया गया था हमारे राजस्थान की सरकार ने चलाया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी आपको याद कर लेना है कि राजस्थान में सर्वाधिक सरसों होती है। बाकी अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं आपके राजस्थान क्षेत्र के। और राजस्थान में अकबर के समय में
भरतपुर की नींव रखी थी चूड़ामन ने, ये भी आपको याद करके, सॉरी औरंगजेब के समय राजस्थान में भरतपुर की नींव चूड़ामन ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध हमारा बेतवा नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अगर है ना कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ पर है? तो ग्वालियर में आएगी, आपको याद कर लेना है। और ग्वालियर में ही आपको देखने को मिलेगा तानसेन का मकबरा। तानसेन की हम बात करें तो अकबर के 9 रत्नों में थे, और तानसेन जी का मूल नाम था रामतनु पांडे। ये भी आपको यहाँ से क्वेश्चन याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मंगलाचू ताल कहाँ है? तो देखिएगा मंगलाचू ताल हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो 15 क्वेश्चन का आंसर डी है। बाकी जानकारी मिलती है कि मंगलाचू ताल के समीप अगर आप तालियां बजानी स्टार्ट कर दो तो यहाँ पर बुलबुले उठने लगते हैं। बाकी आपका खेड़ा ताल यहीं पर है, रोहिसाड़ा ताल यहीं पर है, भराड़सर ताल यहीं पर है, नचिकेता ताल जिसका नाम राजा उतलक के पुत्र के नाम पर रखा गया यहीं पर है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी से, तो आपको डोडी ताल यहीं पर देखने को मिल जाएगा। डोडी ताल की मैं बात करूँ तो 6 कोने हैं डोडी ताल के। उसके बाद अगर हम बात करें तो डोडी ताल से ही आपकी आसन नदी निकलती है, और यहाँ मछलियों के लिए प्रसिद्ध है ताल। और इस ताल के चारों तरफ आपके भोजपत्र, देवदार आदि के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास थी हमारी, कैसी आपको ये क्लास लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या हम इस सीरीज़ को अपनी बरकरार रखें। आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे अगली बार फिर इसी तरीके से क्लास लाते हुए। फिलहाल आज के लिए